गांव वर्सेस शहर की मेहंदी। वर्षा की सहेली रवीना की शादी हो रही थी। आज वर्षा रवीना की मेहंदी की रस्म में थी। अरे रवीना, तेरे हाथों की मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। मीरा दीदी, जरा इसकी और अच्छे से डिजाइन बनाइए। हमारे जीजू को रवीना की मेहंदी पसंद आनी चाहिए। चिंता मत करो, उनको मेरी मेहंदी जरूर पसंद आएगी। तू भी लगा ले और थोड़ा नाच गा भी ले। तू बहुत ज्यादा उत्सुक थी ना मेरी शादी में नाचने के लिए। हाँ हाँ जरूर, अभी लगाती हूँ मेहंदी। गांव में मेहंदी की कीप का ज्यादा रिवाज नहीं था, सिर्फ दुल्हन ही लगाती थी, वरना गांव में सब मेहंदी के घोल को हाथ पर उंगलियों से लगाते थे और उसी तरह वर्षा भी अपनी उंगलियों के पोरों को भर रही थी। देख रवीना, मैंने अपनी दोनों हाथों पर मेहंदी लगा ली है। अब तेरे जश्न की बारी है। ओ तेरे हाथ विच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बनो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से न्यारी न्यारी, इसी डोली में तू ले जा, डोलिया ले जा। इसके बाद दोनों सहेली बाकी सब भी नाचने गाने में लग जाते हैं। फिर 2 दिन बाद रवीना की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है। वहीं 10 दिन बाद वर्षा के हाथ की मेहंदी फीकी पड़ जाती है और वो दोबारा मेहंदी को पीसकर अपने हाथ पर मेहंदी लगाती है। वाह, मेरे हाथों से कितनी अच्छी मेहंदी की खुशबू आ रही है। मुझे तो बहुत पसंद है। इस बार तो और भी अच्छी मेहंदी रचेगी मेरे हाथों पर। अरे ये क्या करती रहती है तू, हर वक्त जब देखो मेहंदी लगाती रहती है। हाथ से उतरी नहीं कि अगले दिन फिर मेहंदी। अरे तुझे कोई काम धाम करना है या नहीं? ओफो माँ, आपको पता तो है मुझे मेहंदी कितनी पसंद है। लगाने दो ना, क्यों बोल रहे हो? कर लूंगी काम। ठीक है, कपड़े धो लियो फिर मेहंदी उतारने के बाद। ना 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 माँ, मैं कोई गीला काम नहीं करूंगी। अगर आपको कुछ और करवाना है तो करवा लो। कल तक तो मैं अपने हाथ को भिगोऊंगी भी नहीं, वरना मेहंदी कैसे रचेगी? शादी नहीं हुई है तेरी जो मेहंदी रचाएगी। खैर, बड़ी हो गई है तू, अब तेरे लिए मुझे रिश्ता देखना ही होगा। अच्छा, अब आप शादी करवाओगी? हाँ तो करवा दो, तब तो मैं अपने हाथ और पैर पर भी बहुत ज्यादा लगवाऊंगी मेहंदी। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। फिर वर्षा मेहंदी सूखने के बाद चाय बनाकर अपनी माँ को पिलाती है। फिर अवंतिका अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने पंडित जी के पास जाती है, जहाँ वो वीर नाम के एक लड़के का रिश्ता बताते हैं और वो रिश्ता शहर का था। अवंतिका, अरे तुम्हारी बेटी जैसी ही लड़की की तलाश है, तो तुम्हें मंजूर हो तो मैं आगे बात करता हूँ, फिर वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है पंडित जी। फिर अवंतिका घर चली जाती है। पंडित जी के कहने पर शहर में बैठी अर्चना अपने बेटे वीर का रिश्ता लेकर अवंतिका के घर आती है, जहाँ दोनों परिवार आपस में रिश्ते की बात करते हैं। अवंतिका जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, तो बस शादी की तैयारी कर लीजिए। हम जल्दी शादी करेंगे, इसलिए शगुन की मेहंदी अभी लेकर आ गए हैं। ये आप लगवा दीजिएगा। मेहंदी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और माफ कीजिएगा, अरुण जी आ नहीं पाए, वो काम के सिलसिले में 6-7 महीने बाद ही आ पाएंगे। भव्या बेटा, अपनी भाभी को अपने हाथों से दो मेहंदी। जी माँ। कोई नहीं अर्चना जी। अच्छा वर्षा बेटा, वीर, अगर तुम दोनों को आपस में बात करनी है तो कर सकते हो। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों ने बात कर ली है तो हम दोनों से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है सब। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न है। जी वो तो है। वर्षा बेटा, जरा चाय पकौड़े तो लेकर आओ। आप सब नाश्ता कीजिए ना। वीर बेटा, आप भी लीजिए। जी जरूर। फिर लड़के वाले चाय नाश्ता करके चले जाते हैं और 2 दिन बाद वर्षा अपने हाथ पैरों पर भर भर के सास की दी हुई शगुन की मेहंदी बहुत सुंदर डिजाइन में लगवाती है। वाह माँ, मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। वीर तो मुझे देखकर खुश हो जाएंगे बहुत। हाँ बेटा, मेहंदी भी अच्छी खिलेगी देखना तेरे हाथ पर। और फिर 2 दिन में वर्षा की बहुत धूमधाम के साथ वीर से शादी हो जाती है और वो कार में बैठकर अपने ससुराल शहर पहुंच जाती है, जहां बड़े से घर में उसका गृह प्रवेश होता है और वर्षा उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह माँ जी, ये झूमर और मेरा ससुराल तो काफी सुंदर है। हाँ बहू, ये तो है। तुम सब सफर में थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। जी माँ जी। सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं।
अगले दिन वर्षा जल्दी उठकर पूजा करने के बाद सबका खाना बना देती है, जिसे खाकर सब उसके खाने की तारीफ करते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। शाम को मेरी कुछ मॉडर्न सहेलियां आ रही हैं, तो तुम ऐसे ही खाना बनाना। जी माँ जी। शाम को अवंतिका की मॉडल सहेलियां आती हैं, जिन्होंने गाउन, मिनी स्कर्ट, जीन्स टॉप पहने थे। ये देखकर गांव की वर्षा हैरान होती है। ओ माई माता, माँ जी, ये आपकी उम्र की सहेलियों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? काश मैं भी पहन पाती, मेरा भी दिल करता है ऐसे पहनने का। ओहो अवंतिका, तूने अपने गांव की गवार बहू को कोई क्लास नहीं बताया क्या? शहर की ड्रेस थी इसे, क्यों 6 मीटर की साड़ी पहनवाई हुई है? अरे अभी नई नवेली दुल्हन है ना, तो कुछ दिन तो साड़ी में ही रहेगी, फिर इसका मन करेगा तो ये भी ऐसे कपड़े पहन लेगी। मैं तो रोकती नहीं हूँ बच्चों को, मेरी तो भव्या भी ऐसे ही कपड़े पहनती है। सच माँ जी, थैंक यू सो मच। वक्त गुजरता है, वर्षा को भी शहर की हवा लग जाती है और सास के छूट देने पर वो मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। और उसका मेहंदी लगाने का शौक तो था ही, तो वो अक्सर हाथ पैरों पर मेहंदी लगाया करती थी, जिसके लिए वो बार बार ब्यूटी पार्लर के पास जाती थी। वे ब्यूटी पार्लर वाली को घर भी बुलाती थी। ये कैसे डिजाइन बना रही हो तुम? थोड़ा डिफरेंट डिजाइन बनाओ, सारे बकवास, टू ओल्ड हैं। ओके मैम। बहू, आज तुमने इतनी ज्यादा छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? हाँ, हमने तुम्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने को बोला है, पर इतना बैकलेस डीप नेक तो मत पहनो। और तुम बार बार हाथ पैरों पर मेहंदी क्यों लगवाती हो? ओफो माँ जी, मुझे बचपन से ही मेहंदी का बहुत शौक है। पहले तो मैं इतनी डिजाइन भी नहीं बनाती थी हाथ पैर पर, बस उंगलियों को मेहंदी से भर लिया करती थी। अच्छा, इतना भी मत लगवाया कर, क्योंकि इसमें केमिकल्स भी होते हैं। मैं कह रही थी, कल सामने वाली पड़ोसन की बेटी की शादी में जाना है, तो अच्छे से तैयार हो ना, और कल साड़ी पहनना। तेरे बाबूजी भी आएंगे कल शादी में। अरे चलो, अच्छी बात है, इतने समय बाद पापा जी आ रहे हैं। माँ जी, मैं पार्लर से तैयार होकर आ सकती हूँ ना? हाँ बहू। अगले दिन पड़ोसी की बेटी की शादी थी। शादी में सब पहुंच गए थे, वहीं वर्षा अभी तक पार्लर में बैठी थी। चलो अच्छा, मेरा मेकअप हो गया ठीक से, अब मैं रेडी होकर आती हूँ। वर्षा लहंगा और ब्लाउज पहन कर आती है, पर वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक कील से उसका बैक साइड का ब्लाउज फट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? मेरा पूरा परिवार आया है। ऐसा करो प्रिया, तुम मेरे बैक पर मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बना दो, जब तक मैं ब्लाउज को फटे हुए हिस्से को काट कर पहन लेती हूँ। और हाँ, मेरी बाजू पर भी मेहंदी लगा दी ना, अच्छी लगूंगी मैं। ठीक है मैम। फिर प्रिया उसके बैक ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बना देती है और बाजू पर भी, जिसके बाद वर्षा उसी शादी के फंक्शन में पहुंच जाती है और अपनी सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। ये देखकर अरुण नजर घुमाकर अर्चना से कहता है, क्या बात है अर्चना, मैं आज ही आया हूँ। तुम तो कह रही थी मेरी बहू गांव से आई है, तो ये सब क्या है? मेहंदी मेहंदी और ऐसा ब्लाउज शोभा नहीं देता हमारी घर की बहू को। जी मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं जरा बहू से पूछती हूँ। बहू, कोने में चल। अरे अर्चना, ये तेरी नई बहू है ना? ये कैसे कपड़े पहन कर आई है शादी में? कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? इतना भी क्या मॉडल बना दिया तूने अपनी गांव की बहू को? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस फैशन का ही चक्कर है और कुछ नहीं। वैसे मेरी बहू का ब्लाउज तो अच्छा लग रहा है। अच्छा चलती हूँ मैं। जय जिनेंद्र अरुण भाई साहब। अर्चना। फिर अर्चना अपनी बहू को एक कोने में ले जाकर कहती है, बहू तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना ऐसा कुछ भी मत करना, तेरे बाबूजी आने वाले हैं, फिर भी तू ऐसा ब्लाउज पहन कर आई है, क्या है ये सब? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो मेरा ब्लाउज फट गया था और पार्टी में आना ज़रूरी था, तो मैंने मेहंदी ब्लाउज डिज़ाइन बनवा लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। चल ठीक है, अच्छा हुआ कि तू समझ गई। इसके बाद वर्षा अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगकर अपने मॉडर्न तौर तरीकों को कम करती है और सब एडजस्ट करके एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आस्था की 5 बहू थी, जिनमें से उसकी 2 बौनी बहू थी, और वो दोनों बहुत ज्यादा काली भी थी, लेकिन उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। उनके बालों को देख देख कर आस्था की बाकी की 3 बहू बहुत जला करती थी। हे भगवान, देखो तो सही, जहाँ देखो इनके बाल ही बाल पड़े रहते। घर में तो जैसे चारों तरफ इनके बालों का झुंड पड़ा हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन बौनियों से। सही कहा बहन तूने, लेकिन तू ही सोच,
हमारी सास तो इन दोनों को बोलने से रही। अरे उनसे तो शादी ही इसलिए करवाई गई है कि इन दोनों की, क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल जो हैं। और तुझे पता है ना आजकल मार्केट में बालों की कीमत कितनी है। अरे अरे अगर हमने उनके बाल बेच दिए ना तो पता है कितने अमीर हो जाएंगे। अरे बहुत कीमत मिलेगी उनके बालों की काटने के बाद बेचकर। तभी उनकी सास वहां पर आ जाती है और उन तीनों को ये सब बातें करते हुए सुन लेती है। क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? जब देखो कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती हो। उन दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम तीनों? माँ जी, जब से ये दोनों इस घर के अंदर आई है ना, तब से आपने हम तीनों के ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सही कहा बहन तूने। एक बार सोचो जरा माँ जी, इनके बालों के लिए आपने इनकी शादी अपने बेटों से करवा दी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने हमारी शादी अपने बेटों से क्यों करवाई थी। तुम्हारी शादी मेरी पसंद से करवाई गई थी क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर धीरे धीरे हमारी कंडीशन खराब हो गई। जब मुझे इन दोनों लड़कियों के रिश्ते आए तो मैंने बस एक बात सोची। एक तो ये कि अच्छे परिवार से हैं, दहेज अच्छा खासा मिल जाएगा, ऊपर से इनके बालों की खेती कभी रुकती ही नहीं। अरे तुम्हें तो पता ही है, हर हफ्ते में इनके बाल काटती हूँ और जो बाल काटती हूँ वो मैं बेच कर आ जाती हूँ। उन्हीं से तो पूरे घर का खर्चा चल रहा है। वाह माँ जी वाह, इसका मतलब अब आपकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपकी लंबे बाल वाली बहू आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। जैसा तुम तीनों सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ, चलो अब जाकर काम कर लो। आस्था ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। वहीं ये बात पता चलने के बाद आस्था की तीनों बहू घर के काम काज छोड़ देती हैं, जिसके चलते उसकी दोनों बौनी बहू आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है इस घर के अंदर? हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं। क्या हम इस घर की नौकरानियां हैं? जब से हम इस घर के अंदर आए हैं तब से ही देख रही हूँ, घर के ज्यादा से ज्यादा काम हम दोनों को ही करने पड़ते हैं। अरे हम बौने हैं तो क्या घर के सारे काम हमसे ही करवाए जाएंगे? मैं तो कहती हूँ अब माँ जी को एक बार ना समझा देना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी जेठानियों को नहीं समझाया तो हम अपने मायके चले जाएंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं और अभी ही माँ जी से बात कर लेते हैं। आस्था की दोनों बौनी बहू उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, माँ जी ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखो माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक हम दोनों इस घर में ये सारी चीजें झेलते रहेंगे? माँ जी आप ही बताओ, इस घर में हम 5 बहू हैं और 5 बहू होने के नाते हम पांचों का बराबर काम करने का फर्ज बनता है। लेकिन इस घर के अंदर नौकरानी की तरह सिर्फ हम दोनों ही काम करते हैं। अगर हमारी जेठानियों ने काम करना शुरू नहीं किया तो हम दोनों अपने मायके चले जाएंगे। ये बात सुनते ही आस्था अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी नालायक तीनों बड़ी बहुओं का कुछ नहीं हो सकता, कितना भी उनको समझा लो। ऐसा सोचकर वो अपनी दोनों बौनी बहू से कहती है, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम पांचों इस घर में बराबर की हो। वो बात अलग है कि तुम दोनों की हाइट छोटी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जेठानियों को अच्छे से समझा दूंगी। आस्था उनके जाने के बाद अपनी तीनों बड़ी बहू को बुलाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों ने घर के काम करना ही छोड़ दिया। देखो, इस घर का फायदा चाहती हो तो उन दोनों के साथ मिलकर काम करवाती रहो, वरना इस घर के लाले पड़ जाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे तीनों पति किसी काम के लायक नहीं, जब देखो घर में पड़े ही रहते हैं। अपनी सास की इतनी सारी डांट सुनने के बाद उन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाने के बाद आपस में एक प्लान बनाते हैं। दोनों बौनी बहू का बहुत ज्यादा हो गया। अरे हमारी देवरानी होकर हमारी ही चुगली हमारी सास से कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपनी देवरानी को अच्छा सबक सिखाना है। बहुत अपने बालों के ऊपर कूद रही है, अब देखो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल मैं कैसे करती हूँ। इन्हें अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं तो कहती हूँ रात को मौका मिलते इनके सारे बाल काट दो। काव्या की बात पर आनंदा और अनन्या दोनों ही सहमत हो जाती हैं। रात को वो सबके सोने के बाद मौका ढूंढती हैं और अपनी देवरानियों के बाल काटने उनके कमरे में पहुंच जाती हैं और धीमी आवाज में एक दूसरे से कहती हैं, 9 रहे गबास 9 बजे की बांसुरी, आज तो इनका काम तमाम ही कर देंगे हम तीनों। ऐसा मौका हर बार नहीं आता, चलो अब कैंची से इनके सारे बाल उड़ा देते हैं। सही कहा, चलो आगे बढ़ते और इनके बाल काटते हैं। तीनों मिलकर हेमा और रेखा के बाल काटने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी वहां पर आस्था आ जाती है और कमरे की लाइट ऑन कर देती है। लाइट ऑन करते ही
वो अपनी तीनों बहू को अपनी बौनी बहू के बाल काटते हुए पकड़ लेती है और उनसे कहती है, ये तो पता ही था कि तुम तीनों कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, जिसमें इन दोनों ने मेरा साथ दिया। तभी हेमा और रेखा भी नींद से उठ जाती हैं। अरे आप हमारी जेठानी हो, आपको तो हमें समझना चाहिए था। हम कोई घमंड नहीं है हमें अपने बालों का, बल्कि हमें ये भी पता है कि हमारे बाल काटकर हर हफ्ते माँ जी उनसे घर का राशन लेकर आती हैं। इस बात से हमें कोई जलन नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है कि हमारी किसी चीज की वजह से ये घर अच्छे से चल पा रहा है। आपको तो इस चीज में हमारा साथ देना चाहिए, ना कि हमारे खिलाफ हमारे बाल ही काट देने चाहिए थे। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे सोचो जरा, अगर इनके बाल ना होते तो ये घर कैसे चलता? हवा पानी से तो चलने से रहा। आस्था की बात सुनने के बाद उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने हाथ से वो तीनों कैंचियां फेंक देती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जबकि इन दोनों ने हमारे साथ कभी बुरा नहीं चाहा। हम तीनों को अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो तुम दोनों। हम तो बस यही चाहते हैं कि इस घर में हम पांचों बहू और हम पांचों एक साथ खुशी से रहें। और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब इससे ज्यादा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आखिर आप हमारी जेठानियां हो। ये सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तीनों अपनी दोनों देवरानियों को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी बौनी देवरानियों का मजाक उड़ाना भी छोड़ देती हैं और उनके साथ घर के सारे काम मिल बांट के करवाती हैं। इसी के चलते आस्था की पांचों बहू एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।